बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों कक्षा 8वीं के लिए गणित के जो पेपर है वो जारी हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो मॉडल पेपर है वो देखने वाले हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि अब नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा साथियों आपको बता दूं कि कक्षा 8वीं के लिए अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया है। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सभी पेपर के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। तो कक्षा 8 के सभी छात्रों से निवेदन है कि उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन से अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और एकदम बिल्कुल नया जो पैटर्न है आपका 2024 वाला, उस पर जारी हुए जो पेपर है वो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं की योज्य जो सर्व समीका है वो क्या होती है। तो यहाँ पे अंक दिया गया है आपको 0, 1, 2 और -1। तो अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे परिमेय संख्या दोस्तों 0 से स्टार्ट हो जाती है। मेरी सबसे प्रथम जो परिमेय संख्या है वो 0 से मानी जाती है। अब योज्य सर्व समीका पूछी गई है, तो यहाँ पे योज्य सर्व समीका है वो आपकी 0 के लिए 0 ही बन जाती है। वैसे तो 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे चलती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या को अपन सबसे पहले लेके चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 47 के घन का इकाई अंक होगा। दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताया कि घन का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। अब यहाँ पे देखिए 47 को अगर मैं 47 को 3 बार गुणा करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, तो देखिए मैं पहले 2 बार करके देखूंगा तो एक बार को मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम फर्स्ट 2 को करके देखेंगे तो क्या आता है। तो हमने किया कि सातों सातों कितना हो गया, 49 हासिल की। आपकी क्या लगी, कुछ भी लग गया और छोड़ो उसको। अब ये 9 आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी संख्याएं आएगी, वापस से मैं फिर क्या करूँगा, 47 से गुणा करूँगा एक बार, क्योंकि 3 बार करना है घन के लिए। अब 9 7 63 का 3 आता है ना अंक, इकाई। तो यही पूछा गया है कि इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे 3 है, वो मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं। आगे देखिए, एक टोकरी में 15 सेब और 5 संतरे हैं, तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात आपको बताना है। तो देखिए किसका बताना है, संतरों की संख्या का। तो संतरों की संख्या कितनी थी, 5, और सेबों की संख्या कितनी थी, 15। तो 5 6 5 अनुपात 3, 5 3 15, तो 1:3 है, वो मेरा सही आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। दो व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को एक व्यक्ति करेगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई काम है, ठीक है, एक्स काम है, एक्स काम को दो व्यक्ति है, ठीक है, वो कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 4 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपको कि उसी काम को, एक्स काम को एक व्यक्ति गुणा एक व्यक्ति है वो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्या दिया गया है। ठीक है, अब ये ही मेरे को फाइंड आउट करना है कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक समीकरण बनाऊँगा। ठीक है, या तो आप इसको वज्र गुणा करके बना सकते हैं समीकरण, या यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू दी गई थी, ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, या फिर अब आप एक्स की जगह ए बी सी डी भी फाइंड आउट मतलब रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे अपन, दो व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 4/2 इंटू एक आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 दिन में हो जाएगा मेरा आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है, 3x² जेड और 4x का गुणनफल है वो क्या होगा। मतलब आपको इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए गुणा करने के लिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको करेंगे। 3x² जेड और 4x का गुणनफल कितना होगा, तो 4x। ठीक है, अब आप इसको गुणा करना है, 4 थिया मैंने क्या किया 12, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी, तो x² हो जाएगा, y² ऑलरेडी रहेगा, जेड ऐसा कैसे रहेगा। तो 12x² y² और जेड कहाँ पे लिखा गया है, वही मेरा सही आंसर होगा। तो 12x² y² और जेड, तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखिए यहाँ पे एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप होगी जिसकी भुजाएं कितनी है, 9 है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना है, डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने के लिए देखिए कोई भी बाह्य भुज होती है उसके टोटल जो कोणों की अगर माप की बात करें तो वो हम मानते हैं 360 डिग्री। बटे में एन रख देते हैं, एन या क्या है, भुजाएं। ठीक है, एन क्या है, मेरी भुजाएं हैं। ठीक है, ये मैंने एक प्रकार से एक सूत्र बता दिया आपको। अब कोई सी भी संख्याएं हो, कितनी भी पूछे, आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, थीटा मेरे को निकालना है। 360 मेरा ऐसे कैसे रहेगा,
जो एन था वो क्या थी, भुजा। तो यहाँ पे कितनी दी गई है, 9, तो मैं 9 रख दूंगा। 9 चौक 36, तो कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया मेरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा सही आंसर हो जाएगा, कितने, 40 डिग्री। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना भाई, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री बटा एन। ठीक है, जितनी भी संख्याएं भुजाएं होंगी वो एन यहाँ पे रखनी है, बस आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या 18 के घन का इकाई अंक क्या होगा, वही संख्या पूछ ली गई है वापस से, मतलब घन पूछ लिया गया है। तो 18 को मैं 18 से गुणा करूँगा तो 8×64 का 4 आ जाएगा। फिर मैं 8 से गुणा करूँगा तो 832 का कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा, इकाई अंक क्या रहेगा मेरा, इकाई अंक कौन सा बन जाएगा मेरा, 2 बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, नया जो पैटर्न है उसी पे मैं आपको पेपर है वो बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे, बाकी भी आप भी इसको हल करके देखना भाई। जांच कीजिए कि संख्या 100 जो है वो पूर्ण घन है या नहीं है। तो दोस्तों पूर्ण घन के लिए क्या होगा, 3 बार गुणा होना चाहिए कोई संख्याएं। तो अगर 10 को मैं 10 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 100। लेकिन 10 को मैं अगर 3 बार गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 1000। तो ये दोस्तों पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये क्या है, आपकी वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ पे है या नहीं है, तो आपको क्या लिखना होगा, नहीं है। या फिर साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि यह एक वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, बाकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है बीजे का आपको दिया गया है यहाँ पे, 12a-9ab प्लस 5b, ठीक है, -3। इसमें से आपको घटाना है क्या, ये वाला 4a-7b, तो -4a-7ab प्लस 3b और +12, ये आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, पहले मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, मतलब ये सारे चिन्ह ऐसे कैसे रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे घटाना है आपको, या तो दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको साथ में इसके यहाँ पे माइनस लगा के भी इन संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आप उचित चाहिए वैसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12a में से 4 ए गए तो कितने बच गए मेरे, 8 ए बच गए। अब यहाँ पे भी मैं माइनस करूँगा, ये तो ऑलरेडी चिन्ह था लेकिन मैं माइनस का लगाऊंगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं मेरे, जुड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो ये टोटल जुड़ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस करूँगा तो 5 में से 3 गए तो 2 बच जाएंगे। ये माइनस से माइनस जुड़ जाएंगे, 12 3 15 हो जाएंगे। तो जो चिन्ह है उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनकी एक्सरसाइज कर लेना। यहाँ पे देखिए एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतकोण 165 डिग्री का हो तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे 165 डिग्री आपको दे दिया गया है और बराबर में 360 डिग्री होता ही होता है, अभी मैंने बात करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया गया क्या है, किसकी भुजाएं की कितनी होगी, तो यहाँ पे हम एक्स मान लेंगे अब। ठीक है, अब देखिए ये एक्स आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे अपन, ये दो संख्याएं, इन दोनों को कोई से कोई संख्या होगी जो कि कट रही होगी आपस में। मैं 5 से काट के देखता हूँ, 5 थी 15, एक बच गया, 5 एकम 5, इसको काटा, 5 7 35, एक बच गया, 5 दूनी 10, 72 से कट गया। अब 31 और 2 कितना, 31 का भाग, अगर मैं 31 को 31 से गुणा करता हूँ डबल बार तो कितना आता है, अगर मेरा भाग जा रहा है या ठीक नहीं जा रहा वो आपको देखना है। अब मैं 72 में क्या करूँगा, 31 का भाग दूंगा, तो 31 एकम 31, 31 दूना कितना होगा मेरा, 62 बन जाएगा मेरा। ठीक है, और इस प्रकार से आप इसको काटेंगे तो जो भी आएगा मेरा पॉइंट में मान लीजिए या किसी में भी, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से इसको वापस चेक करूँगा, 165 आपको दिया गया है। ठीक है, और अंतःकोण यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण पूछा गया है, बाह्य कोण नहीं पूछा गया है। तो अंतःकोण की बात करें चाहे बाह्य कोण की बात करें, वो हमेशा हमारे 360 ही होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो गया, इस प्रकार से आप इसको फॉर्म बनाना है और फिर इसको आपस में काटना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक्स आप यहाँ पे रख लीजिए और 165 यहाँ पे रख लीजिए, फिर आराम से इसको बटा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसे बेलन की ऊंचाई याद कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 तासों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। दोस्तों मैंने ये प्रश्न ऑलरेडी पहले भी आपने देखा होगा, प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। देखिए कितना बताया गया आपको, 52। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता आपको पूछी गई है। अब इक्के के जो दोस्तों कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। आपने देखा होगा पान का इक्का होता है, और आपके ईंट का इक्का होता है, उखम का इक्का होता है, और चिड़ी का इक्का होता है। इस प्रकार से 4 होते हैं, चारों में से कोई एक आ सकता है।
तो 4 एकम 4 और 13 चौक 52, तो 1/13 क्या होगा मेरा, इसकी प्रायिकता बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। यहाँ पे देखिए अगला है, आपको सत्य और असत्य बताने होंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य चाटना है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो देखिए करके देखना, वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, करके देख लीजिए। विषम संख्या तो 3 गुणा 3, 3 तिया कितना हो गया 9, फिर मैंने 3 से गुणा किया, 9 3 27, तो ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि किसी भी, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी विषम संख्या का घन जो होता है वो सम संख्या होता है। तो हमने देख लिया 3 गुणा 3 करके, तो ये तो 27 है जो कि विषम संख्या आ रही है। हम दूसरी संख्या लेके देखते हैं, 5 गुणा 5 तो पचास 25, 25 पंजे 125, ये भी आपकी विषम संख्या आ रही है, सम तो आ ही नहीं रही, मतलब ये कथन क्या है आपका, असत्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो एक अंक वाली संख्या है, मान लीजिए एक अंक है ये, इसका घन पूछा है तो एक ही आएगा। ये कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, ये बात सत्य है। अब देखिए यहाँ पे एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। साथ ही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण घन अपन किसी भी संख्या को मान सकते हैं। ये कह रहा है कि 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। जैसे कि मैं बात के चलूँ 8 यानी कि 2 का करूँ, 2 गुणा 2 तो ये कितना हो गया, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि शून्य पर समाप्त नहीं होता है। अगर मैं 3 का गुणा करूँ तो 27 आएगा, 4 का गुणा करूँ तो 64 आ जाएगा, 5 का करूँगा तो 125 आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं होता है, तो मतलब नहीं होता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। देखिए 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन पूछ रहा है। मान लीजिए कि मैंने लिखा है यहाँ पे 10, इसका मैं घन करूँगा तो कितना आ रहा है मेरा, 1000 आ रहा है। 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 चला गया है, तो 4 अंक आगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद का देखते हैं, 11 11 11 को गुणा किया तो 121 आ गया, फिर 11 को गुणा करूँगा तो 11 एकम 11। ठीक है, हासिल का 1 लग गया, 11 दूना 22 और 1 23 का 3 लग गया, हासिल की 2, 11 एकम 11 और 2 13। मतलब ये क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं हो सकती है, लेकिन 1 2 3 4 संख्याएं आ रही है। ठीक है, 2 अंकों की बात कर रहा है तो 4 संख्याएं आ रही है, तो ये भी कथन मेरा क्या हो जाएगा, हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता भाई, ये बात क्या होगी, असत्य रहेगी मेरी। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। आगे देखिए यहाँ पे, रामू ने एक गीजर 10% वस्तु पर सेवा कर यानी कि जीएसटी से सहित लगाकर 2200 रुपये में खरीदा। जीएसटी के जुड़ने से पहले का जो गीजर का मूल्य है वो आपको बताना है। अब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे 2200 रुपये उसने दे दिए हैं भाई। ठीक है, तो 2200 का मैं 10% निकालूंगा कि उसने कितने दिए हैं, तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना आ गया, 220 रुपये। ठीक है, अब मेरा जो उसने मूल्य दिया है 2200 रुपये दिया है, 220 रुपये उसमें माइनस कर लूँगा, तो ये पे 8 आ गया। यहाँ पे कितना बच गया, 1, लेकिन 11 में से कहाँ से लेगा तो कितना बच गया, 11, 11 में से दोगे तो 9, तो 1980 रुपये का क्या था, उसका मेन मूल्य था। तो ये मेरा सही आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगला है, अनुपात 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। ये प्रश्न आपके 100% आते हैं साथियों, आप इनको अच्छे से ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे 3/4 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 4 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि यह ऐसे होता है ना क्रॉस, इसका मतलब वो भाग जा रहा है, तो कितना आ गया 25, और 25 से कितना हो गया 75, और 75% हो गया मतलब ये। ठीक है, 3/4 का मतलब होता है 75%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, सही विकल्प का आपको रिक्त स्थान में चयन करना है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जो माप होती है वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया कि उसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में समान है। ठीक है, तो सम्मुख कोणों की माप, सम्मुख कोण मतलब ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं भाई। ये अगर 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। तो दोस्तों वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे ये वाला आपको टिक करना है। आपने देखा होगा वर्ग इस प्रकार से बनता है, तो इसकी भुजा ये 9 है, तो ये भी 9 9 9 सभी 9 9 रहेगी। मतलब वर्ग है वो सभी भुजाएं समान होती है। चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो दोस्तों चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं
वो क्या करते हैं, किसको समद्विभाजित करते हैं, समकोण को। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कि मैंने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, तो ये क्या कर रहे हैं भाई, जो समकोण है ये वाला, तो इसको क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं ये प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला पाई चार्ट आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए व्यक्तियों की संख्या दी गई है। नीला है वो 18 है, हरा 9 है, लाल 6 है, पीला 3 है, कुल मिला के योग 36 बन गया है। अब इसके क्या करना है हमें, व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है, तो पाई चार्ट आपको बनाना होगा। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता है कि इस प्रकार का आप ग्राफ लेंगे और ग्राफ में आपको बनाना होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने रंग लिख देने हैं, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या रख देनी है और इस प्रकार से चार्ट बनाते जाना है कि ये आपका इतना का हो गया, ये इतने का हो गया, ये इतने का हो गया, ये रेड रंग के लिए हो गया, ये ब्लैक के लिए हो गया, हरा के लिए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कुल मिला के ये ऐसी संख्या है, किसी एक संख्या का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पे 2000 दिया गया है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ कितने का भाई, 40 का। ठीक है, 40 को अगर मैं 40 से गुणा करता हूँ तो 400 1600 आ जाते हैं मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 42 को, तो 2 दूनी 4 आता है, लेकिन लिस्ट में ये नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाई 45 को, ठीक है, 45 को 45 से गुणा करके देखते हैं अपन। 50 25 का कितना हो गया, 5 हासिल की कितनी लग गई, 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 4 पंजे 20 का 0 हासिल की 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, ये 2 आ गया, 8 और 10 का 0 आ गया, हासिल की 1, 2025। तो 2025 ये बन गया। इसका मतलब भाई 45। ठीक है, 45 का क्यारियाँ बनी हुई है जिसमें कि एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 45 है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 मेरा सही आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सरल करना है आपको, धनात्मक और घातांक के रूप में आपको इनको व्यक्त करना है। तो आप ये आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये डिजिट दी गई है आपको, 3 की पावर -7 का मतलब क्या हो गया, 3 की जो पावर है ये माइनस की 7 यहाँ पे लगाई गई है। डिवाइड में 3 की पावर -10 लगाई गई है, तो यहाँ पे 3 की पावर नीचे आप लगेंगे -10। ठीक है, अब गुणा आपको दिया गया है 3 की पावर -5। अब ये सभी आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि आधार सभी में क्या है, समान है। अगर आधार आपका समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है भाई। ठीक है, वो नियम आपको लगाना है यहाँ पे। अगला जो तो आपको दिया गया है 5 की पावर -1 गुणा 2 की पावर -1 ब्रैकेट बंद और गुणा 6 की पावर -1, इसका मान आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विवरण वितरण का जो प्रयोग करके आपको इसको हल करना है। ठीक है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। इनमें आपको क्या करना है कि एलसीएम वगैरह है वो आपको लेते हुए देखना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 3 दिया गया है तो माइनस का 3 आ जाएगा, नीचे 5 थी 15 आ गया, प्लस का आपको ये दिया गया है 3 3 9 आ गया, बचा 25 आ गया। अब नीचे ये आ गए, अब आपको इसका लघुत्तम लेना है जिसमें 15 का भाग भी जाना चाहिए और 25 का भाग भी जाना चाहिए। ऐसी संख्या में देखनी है। तो 15 चौको 60, 15 5 75 भाई, 15 थी 75, सॉरी 15 5 75 यानी कि, और 25 थी 75, तो 25 75 मेरा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। इसको आपने किया माइनस का 3 और 5 थी 15, प्लस 3 थी 9 और 50 25। अब इसका लघुत्तम कितना आ गया भाई, 75। 15 5 75, 5 5 थी 15, तो माइनस का 15 आ गया, प्लस 3 आ गया, 9 थी 27। अब देखिए 27 प्लस का है जबकि 15 माइनस का है। ठीक है, तो 27 में से 15 मेरा क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, 10 और 2 12, तो 12 बच के ऊपर और नीचे बच गया 75। ये मेरा आंसर आ गया। आप इसको और भी छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे हों तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो देखिए उसके पास कितने थे, 100 रुपये थे और उसने उस 100 का 75% वो खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने बच गए भाई, 600 रुपये बच गए। ये मेरा समीकरण बन गया। ठीक है, तो अब इसको देखो हल कैसे करेंगे। ये जो यहाँ पे है, ठीक है, अगर कभी भी ऐसे बराबर में होता है तो ये जो संख्या है ऊपर गुणा हो जाती है। तो 2 जीरो मैंने यहाँ पे लगा दिया और मान लीजिए कि मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, हल करना है। अब मेरे को क्या करना है, 75 का भाग तो आपको 5 का भाग तो आता है, या फिर 15 का आता होगा, या 25 का आता होगा। तो 25 का ले लेते हैं। 25 थी 75। ठीक है, 25 दूनी 50, 10 बच गए। ठीक है, 10 बच गए मेरे, ये लो, एक जीरो ये और लगा लिया। अब कितना हो गया, 25 चौक 100, बाकी 2 जीरो कैसे कैसे रख गई,
अब ये यहाँ पे आ गया। अब 3 को इससे काटा तो 3 8 24, मतलब कितने हो गए 800 रुपये। तो साथियों अगर अपने इसको सोल्व किया तो लास्ट में क्या आ गया 800 रुपये, ठीक है। यानी कि उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे 800 रुपये थे। आगे देखिए यहाँ पे एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे। एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। बराबर में अगला है मेरा उतनी ही वस्तुएं, ठीक है। उतनी ही वस्तुएं हैं यानी कि 63 वस्तुएं और 54 दिन में, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे कितना है 54 दिन में, ठीक है। यहाँ पे जो ये 42 आया था ना, 42 में से की आवश्यकता होती है एक। हाँ यहाँ पे नीचे मेरा क्या आ जाएगा, एक मिनट दोबारा देखता हूँ उसको। ये कह रहा है एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं हैं वो 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। कुछ वस्तुएं, अब यहाँ पे कुछ वस्तुएं बोली गई है भाई, कुछ वस्तुएं की वस्तुएं 63 दिन में, यानी कि एक्स वस्तुएं हैं वो ये बना रहा है, ठीक है। और कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ रही है 42 की। यहाँ पे अगला है उतनी ही वस्तुएं, यानी एक्स वस्तुएं इधर रहेगी और 54 दिन में, ठीक है। तो दिन कितने हैं मेरे 54 गुणा 54, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 54 बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया कि ये मेरे को फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया को हल करना है और उत्तर की जाँच करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके जो कि बहुभुज जो आकृतियाँ हैं उनसे रिलेटेड है, तो इनको आप एक बार देख लेना। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो गुणनखंड आप देख लेना, मैं अलग से इसको एक बार बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है आपका, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो 2-3% रह गए हैं इनको हम अगले से वीडियो में एक बार अच्छे से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। किस बार आपको पेपर है वो किस पैटर्न पे मिलेगा, कौन कौन सी प्रश्न है वो एग्ज़ाम में शामिल किए जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ पे सभी चीज़ें मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।